के वफाकी वजीर आजम सवाती एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फट पड़े। कहते हैं मुझे नोटिस दिया गया। बताएं मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को कितने नोटिस दिए? कहा हम सिर्फ गैर मुतनाज़ा आज़ाद और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने राजा सिकंदर सुल्तान की तकर्री को भी हदफ तनकीद बना डाला। इल्ज़ाम लगाया कि जानते थे आप बड़े मियाँ की जेब की घड़ी और छोटे की छड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन का पास ना होता तो कभी आपका तकर्रुर ना करते। वफाकी वजीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ऑपोजिशन का जुबान बोलने का इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, मजीद इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं और वज़रा को नोटिस के बावजूद आइनी इदारे पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। पहले हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, मगर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान पर इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस सब को, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इसको समझना बहुत आसान है, इसलिए कि अब मुझे यूं लगता है जैसे पीटीआई की लीडरशिप जो है उसको ये यकीन आ गया है कि हम वोट के जरिए इलेक्शन नहीं जीत सकते। पहली कोशिश उन्होंने की कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिसके ऊपर एतराज उठा दिए चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने। लिहाजा उनके नजदीक तो उनसे बड़ा कोई मुजरम है ही नहीं। उन्होंने तो उनका पूरा प्लान जो है उसको तबाह कर दिया, उन्होंने पूरी स्कीम का बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा उन्हें ये तो अब यकीन हो गया है कि वो वोट के जरिए अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते, मगर इलेक्शन तो जीतना है। लिहाजा उसके लिए गंद उछालना इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह की जबान इस वक्त फेडरल मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हिस्ट्री में कोई रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी तख्ते पर एक फेडरल इंस्टीट्यूशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी इतनी तस्दील वफाकी वज़रा के हाथों का कोई एक पैरल आप मुझे बता दें। उन्होंने अपने इस बयान में जिसमें जहर उगला है, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि चीफ इलेक्शन कमीशन तो किसी की जेब की घड़ी है, किसी का आईना है, किसी का कुछ है। वो सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया जाए। ये इतने घिनौने इल्जाम हैं और शर्म भी नहीं आती कि इसी इलेक्शन कमीशन के तहत वो इलेक्शन लड़के आए थे और फिर इस चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रर का भी वही हाल है जो वो नैब के चेयरमैन के हवाले से अपोजिशन को ताना देते हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर साहब, वज़रा ने अब इलेक्शन कमीशन के बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को इल्जामात का हदफ बना लिया है। इस हिकमत अमली से वो क्या हासिल करना चाहते हैं? सलीम बुखारी साहब ने बड़े खूबसूरत बात कह दी है, तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा कि ये वफाकी हुकूमत के काबीना का फैसला है। जनरल फवाद चौधरी साहब ने खुल के बात की है, उन्होंने बड़े सच बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये मेरी राय नहीं है, ये पूरी काबीना की राय है और काबीना की तर्जमानी करते हुए मैं ये बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ जो इन्होंने एक बहुत शर्मंगेज मुहिम शुरू कर रखी है, वो काबीना का मौक़िफ़ है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी चाहिए कि आइन के आर्टिकल 204 को बरास्त इस्तेमाल करते हुए अपना एक्शन लें, और आर्टिकल 204 ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इनके पास वीपन है, इख्तियार है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, वो अपना इस्तेमाल करें। ये जब उन्होंने जारी किया है, एक्सप्लेन कॉल किया, शो कॉल भी नहीं किया, इंतहाई नरम लफ्जों में उनसे पूछा है कि जनाब आप जवाब दें। अब नरम लफ्जों की बात हाथ से निकल चुकी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने रेट बचानी है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अपोजिशन छोड़े, अपोजिशन तो साहिल पे खड़ी होकर तमाशा देखती है, अपोजिशन का कोई वास्ता घुसता नहीं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद जो है इसके बारे में अपना एक्शन है, और जब जो आर्टिकल 204 उनके पास है और सबसे बड़ा इख्तियार उनके पास आर्टिकल 220 है, और आर्टिकल 220 के तहत वो सर्विस और पाकिस्तान के किसी भी सरबराह को अपनी मदद मानव पावर के लिए खत लिख सकते हैं, और यही पावर जो है वो आइन के आर्टिकल 90 के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आ सकती है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये भी आप बताइएगा कि वज़रा को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। उनके खिलाफ आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर आइन के मुताबिक? मैंने तो दिया भाई, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन ने जो एक्सप्लेनेशन कॉल की है बहुत नरम लफ्जों में पूछा है उनसे, जिसकी बना बहुत बार बार वो इलेक्शन कमीशन पर जलगार कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं। जिस तरह हमला
जो नवंबर 97 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की कोर्ट पे हमला किया गया तो वो फिजिकल हमला था, अभी लफाजी हमला है, गाली गलौज का हमला है, शरंगेज हमला है। इसके लिए वो आइन के आर्टिकल 204 के तहत मुकम्मल इख्तियारात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए और तलब कर लें। अगर तलब नहीं होते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसी टाइम फौरी तौर पर इंडियन पॉलिसी को इख्तियार करता है। इंडियन इलेक्शन को क्या करता है, 5 मिनट में फैसले करता है, वो कोई नोटिस नहीं जारी करता इंडियन इलेक्शन कमीशन। तो उसी तरह के आर्टिकल 204 के तहत वही शक तरफा फैसला करते हुए निहायत करार दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ सलीम बुखारी साहब ने अपना तजिया दिया, इस पर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान प्रेस गैलरी की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान प्रेस गैलरी की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों ने ऐवान से वॉकआउट भी किया है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान प्रेस गैलरी की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों ने ऐवान से वॉकआउट किया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास के दौरान मुश्तरका इजलास के दौरान जब प्रेस को बंद किया गया तो जिस पर साथी की जाने से वॉकआउट किया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की जाने से ये आवाज़ उठाई गई है कि मुश्तरका इजलास के दौरान जिस तरह वॉकआउट गैलरियों को बंद किया गया, इस तरह तारीख में कभी नहीं हुआ, जिससे सहाफत पर कटौने लगाई जा रही है। जिस पर स्पीकर असद कैसर ने जवाब देते हुए कहा है कि मैंने जो भी किया वो मुतफ़िका राय से किया था और अब मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। जिसके बाद पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की जाने से शदीद जो है वो स्पीकर पर जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं। ठीक है, उस्मान खान हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान प्रेस गैलरी की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की बरियत कलअदम करार देकर सजा देने की इस्तदा कर रखी है। आपको बताएं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की बरियत कलअदम करार देकर सजा देने की इस्तदा कर रखी है। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे से 7.25% कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे से 7.25% कर दी है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा किया है। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 7.25% कर दी है, यानी 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद शरह सूद 7.25% हो गई है। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे से 7.25% कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक की जानिब से बुनियादी शरह सूद में बेसिस पॉइंट्स में इजाफा किया गया है। 25 बेसिस पॉइंट्स का ये इजाफा किया गया है, जिसके बाद शरह सूद 7.25% कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ इजलास हुआ जिसमें ये कहा गया कि महंगाई के खदशे के सबब ये फ़ैसला किया गया कि 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा, इससे ज़्यादा इजाफा नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे से 7.25% कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे से 7.25% कर दी है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा किया है। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 7.25% कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168.19 रुपये से बढ़कर 168.72 पैसे पर बंद हुआ है। मौशी माहिरीन का कहना है कि तलब बढ़ने पर डॉलर की खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 168.19 से बढ़कर 168.72 पर बंद हुआ है।
जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि न्यूजीलैंड में इतनी फोर्स नहीं जितनी उनकी टीम को सिक्योरिटी दी गई। मायूसी गुनाह है, न्यूजीलैंड नहीं तो कल कोई दूसरी टीम आएगी। जिस ईमेल का हवाला दिया गया साबित हो गया वो दौरा मंसूख होने के बाद मौसूल हुई। न्यूजीलैंड की टीम का इल्जाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड की टीम को आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की और ये हमारा फर्ज था और हमने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। यहाँ श्रीलंका की टीम आई, यहाँ और टीमें आई, कोई मसला नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने जाने का फैसला किया। तो अब कौम को अफसोस जरूर है, दुख जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी और जो प्रोपेगेंडा कर रहा है खास तौर पर इंडिया ने पिछले 1 महीने से, क्योंकि जो अफगानिस्तान में उसकी सुबकी हुई है और जो उसकी मायूसी हुई है उसको और उसका सारा मास्टर प्लान नाकाम हुआ है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है। कराची के ताजिर एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। ताजिरों का कहना है कि कोरोना वबा के बाइस होने वाले मुआशी नुकसान से अभी निकले न थे कि हुकूमत की जानिब से FBR को सदारती ऑर्डिनेंस के तहत दिए जाने वाले इख्तियारात और इजाफी टैक्स नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, जिसको किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद की जानिब मार्च पर गौर कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सलाल वड़ाइस से, जो इस वक्त सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर ताजिर और हुकूमत आमने सामने है। गुज़िश्ता दिनों ताजिर जो हैं सिंध हुकूमत से कारोबारी औकात कार बढ़वाने के हवाले से बज़िद थे, लेकिन अब जो है कराची समेत पूरे पाकिस्तान का ताजिर जो है वो वफाकी हुकूमत से नाखुश है। ताजिर बरादरी पहले ही माशी तौर पर उनका बुरा हाल था, लेकिन अब जो है इन पर मज़ीद ज़ायद टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से आज कराची में जो है ताजिरों का कन्वेंशन भी रखा गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान भर के ताजिर शिरकत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जो अभी तो हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क भर के ताजिर कोरोना की लहरों में फंसे हुए हैं। आपने माशी तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया है पहले ही कि वो अभी तो अपना कारोबार चलाने के काबिल नहीं है, ऊपर से आपने ये टैक्सों की भरमार कर रहे हैं, तो ये तो एक सरासर जुर्म है, दादागिरी है और FBR की दादागिरी को हम मुस्तरद करते हैं। हुकूमत की जानिब से जो है ज़ायद टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, उनको ये मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाल, आपने अपडेट किया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि तालिबान की नीयत पर शक की कोई वजह नहीं, कौमी मफाद के लिए तालिबान के साथ मुसलसल राबते में हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जा रही है, बॉर्डर्स को जल्द मुकम्मल तौर पर महफूज बना दिया जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताइएगा। जी देखें, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से पहली मरतबा कोई भी स्टेटमेंट तालिबान से मुतल्लिक आई है, जिसमें उनका ये कहना है कि तालिबान की नीयत पर जो है वो कोई शक की वजह जो है वो नहीं है, इसलिए वो कौमी मफाद के लिए तालिबान के साथ जो है वो मुसलसल राब्ते में है। DG ISPR की जानिब से ये कहा गया है। इसके अलावा ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि बॉर्डर मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जा रही है और काफ़ी बेहतरी हो चुकी है इसमें, और बॉर्डर को जल्द मुकम्मल तौर पर महफूज बना दिया जाएगा, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर जो है उस पर बाढ़ का काम तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने वाला है। इसी तरह उनका ये भी कहना था कि भारतीय मीडिया जो है जाली खबरों और कहानियों पर परवान ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, आपने अपडेट किया। महकमा मौसमियात ने कराची में 23 सितंबर से बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून का स्पेल 22 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। इसी पर देखिए रबिया खान की रिपोर्ट। जुमेरात की दोपहर होगा गर्मी का राज, जबकि शाम में होगी बरसात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया। सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में दरमियाने दर्जे की बारिशों का इम्कान है। ये स्पेल जो आ रहा है ये भी कोई इतना बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये एकदम उसको जंप अप करे। तो ओवरऑल यही दिख रहा है कि जो एट द एंड ऑफ द सीज़न जब हम उसकी टोटल करेंगे या देखेंगे तो मतलब किसी एरिया में तो इक्वल टू नॉर्मल और किसी एरिया ज़्यादातर एरिया में बिलो टू नॉर्मल ही रहेगी। 23 से 25 सितंबर तक जारी रहने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। उधर कालाम में तेज़ बारिश और तूफ़ानी के बायस राब्ता पुल बह गया है। कालाम के दोनों अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं।
वादी का राब्ता सवात और दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ बारिशों का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि कालाम में तेज़ बारिश और तुग़यानी के बायस राबता पुल बह गया। कालाम के दोनों अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वादी का राबता सवात और दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान उमर शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के इंतजामात पर जवाद उमर ने हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हुकूमत सिंध उमर शरीफ की फैमिली के साथ है। उमर शरीफ हमारा असासा हैं, उनके इलाज मुआलजे के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे।